हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रे डालियो की। रे डालियो का नाम वॉल स्ट्रीट में काफी इज्जत से लिया जाता है। वो मैनेजमेंट को लेकर एक अलग ही अप्रोच से काम लेते हैं। उन्होंने अपनी कंपनी ब्रिजवाटर एसोसिएट्स को दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड में तब्दील किया है। डालियो अपनी कंपनी को रेडिकल ट्रांसपेरेंसी की थ्योरी पर चलाते हैं। कंपनी में सभी मीटिंग्स और इंटरव्यूज को रिकॉर्ड करके सेफ रखा जाता है। जरूरत होने पर किसी भी स्तर का एम्प्लॉय हर सब्जेक्ट पर अपना पक्ष रख सकता है। कंपनी के हर एम्प्लॉय को डालियो द्वारा लिखे गए 123 पेज के मैनुअल की कॉपी दी गई है। रे डालियो की नेटवर्थ करीब 125,000 करोड़ है और वो दुनिया की 46th रिचेस्ट पर्सन है। तो आज की वीडियो में रे डालियो की बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के बारे में बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो देश की सबसे बड़ी और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ेरोधा अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही इस लिंक पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहाँ पर आपका ब्रोकरेज केवल इंट्राडे ट्रेड में ही लगेगा, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रे डालियो का जन्म अगस्त 8, 1949 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ। उनके पिता नाइट क्लब में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का काम करते थे। बचपन से ही डालियो कई तरह के काम करने लगे थे। 12 साल की एज में डालियो ने गोल्फ क्लब में कैडिंग यानी कि हेल्पर का काम शुरू किया। गोल्फ क्लब में काम करने के दौरान उन्हें वॉल स्ट्रीट के कई प्रोफेशनल्स के साथ काम करने का मौका मिला। उन्हीं में से एक थे जॉर्ज लीप, जिन्होंने डालियो को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया। कुछ दिनों के बाद जॉर्ज लीप के सन ने डालियो को अपनी ट्रेडिंग फर्म में पार्ट टाइम जॉब पर रख लिया। यहीं से डालियो की इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत हुई। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपनी सेविंग से $300 का पहला इन्वेस्टमेंट नॉर्थ ईस्ट एयरलाइंस में किया। एयरलाइन का किसी दूसरी कंपनी में मर्ज होने के कारण कुछ ही टाइम में उनका इन्वेस्टमेंट ट्रिपल हो गया। डालियो जब तक हाई स्कूल में पहुंचे तब तक उन्होंने कई $1,000 का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना लिया। उन्होंने 1973 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA की डिग्री ली। अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद डालियो ने यॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एंड ट्रेडेड कमोडिटी फीचर्स में क्लर्क का काम किया। बाद में उन्होंने डोमिनिक एंड डोमिनिक LLC में डायरेक्टर के रूप में काम किया। वहां पर कुछ टाइम जॉब करने के बाद डालियो शाइडन स्टोन में चले गए। इस फर्म में उनका काम था कि पशुपालकों, अनाज उत्पादकों और अन्य किसानों को कमोडिटी मार्केट के बारे में सलाह दी जाए। यहाँ पर काम करने के दौरान अपने बॉस से झगड़ा होने के कारण उन्हें जॉब छोड़नी पड़ी। कुछ साल इधर उधर काम करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद की कंपनी शुरू करेंगे, लेकिन उनके पास कंपनी खोलने के पैसे नहीं थे। डालियो ने हार नहीं मानी और 1975 में अपने घर से ब्रिजवाटर एसोसिएट्स की शुरुआत की। शुरुआत में उन्हें एक्सपीरियंस का फायदा मिला। उन्हें जल्दी ही बहुत सारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स मिल गए। डालियो की कंपनी का मेन एरिया करेंसीज और इंटरेस्ट रेट्स में अपने क्लाइंट्स को एडवाइस देने का था। कंपनी ने ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स की रिसर्च रिपोर्ट का पेड सब्सक्रिप्शन चालू किया। कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन कई बार एक गलती भी बहुत भारी पड़ जाती है। डालियो का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था और उन्होंने मार्केट को प्रेडिक्ट करने की गलती कर दी। 1981 में उन्होंने ये दावा किया कि अमेरिका में बहुत बड़ी मंदी आने वाली है। ये बात वो पब्लिकली कह रहे थे। साथ ही उनकी कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी इसी तरह से बना रखी थी। लेकिन जैसे कि बेंजामिन ग्राहम ने कहा कि शेयर मार्केट उन लोगों को सबसे ज्यादा हैरान करता है जो बोलते हैं कि ऐसा ही होगा। डालियो का प्रेडिक्शन उल्टा पड़ गया। बेयर की जगह अमेरिकी मार्केट में बुल आ गया। उन्होंने अपने सारे इन्वेस्टमेंट बेयर मार्केट के हिसाब से ही की थी, जिसकी वजह से उन्हें काफी लॉस का सामना करना पड़ा। और जाहिर है कि बुल मार्केट में क्लाइंट्स लॉस तो बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। कंपनी के बहुत सारे क्लाइंट्स ने अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया। डालियो दिवालिया हो गए। उनके पास कंपनी चलाना तो दूर, अपने एम्प्लॉय को देने के लिए पैसे भी नहीं थे। कुछ टाइम के लिए डालियो को कंपनी को बंद करना पड़ा। फिर अपने फादर की मदद से उन्होंने अपना काम फिर से शुरू किया। डालियो ने कई बार अपने इंटरव्यू में कहा कि उनके लिए ये फेलियर बहुत बड़ा सबक साबित हुआ। सबसे बड़ा सबक तो उन्हें ये मिला कि कभी भी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। मतलब आप कितने भी कॉन्फिडेंस में क्यों ना हो, लेकिन अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिटी के साथ बनाए रखें। अगर आपका एक इन्वेस्टमेंट गलत भी साबित हो जाए तो भी आपके पास ऑप्शन बचे रहते हैं। साथ ही उन्हें ये भी चीज सीखने को मिली कि आप मार्केट को कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। आप कई बार सही साबित हो सकते हैं, लेकिन आप हर बार सही साबित नहीं हो सकते हैं। डालियो की एक गलती ने उनके करियर को बर्बाद करके रख दिया। इतने साल की मेहनत से खड़ी की गई कंपनी और क्लाइंट्स का विश्वास दोनों डालियो के हाथ से चले गए थे। लेकिन अपनी गलतियों से सबक लेते हुए डालियो ने फिर से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें फिर से क्लाइंट्स मिलने लगे और कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ने लगा।
डालियो की कंपनी के लिए बिग ब्रेक तब आया जब मैकडॉनल्ड भी उनकी क्लाइंट बन गई। कुछ ही सालों में कंपनी करीब $4 बिलियन मैनेज करने लगी और 2000 तक कंपनी का AUM $35 बिलियन हो गया। 2005 में ब्रिजवाटर एसोसिएट्स दुनिया की सबसे बड़ी हेज फंड बन गई। जिन व्यूअर को पता नहीं है कि हेज फंड क्या होती है, तो आपको बता दूं कि हेज फंड भी म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं, लेकिन ये अमीरों का म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, जबकि हेज फंड केवल बड़ी अमाउंट ही लेते हैं। म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगता है उसमें आपको मुनाफे में से कुछ कमीशन देना होता है। कई बार शेयर बाजार के टूटने पर रिटर्न घटता है। हेज फंड भी कुछ इसी तरह का है, लेकिन इसमें हाई नेटवर्थ वाले लोग पैसा लगाते हैं। इसमें जोखिम अधिक है, लेकिन रिटर्न भी अधिक है। इनकी ट्रेडिंग के तौर तरीके म्यूचुअल फंड से अलग हैं। यहाँ तक कि यदि शेयर बाजार में गिरावट चल रही है तो भी हेज फंड उससे पैसा बनाकर आपको रिटर्न दे सकता है। हेज फंड डेरिवेटिव्स मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, वो शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं और फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं कर सकते हैं। इस तरह से हेज फंड का अप्रोच काफी एग्रेसिव होता है। भारत में फिलहाल 15 ऐसे फंड सेबी में रजिस्टर हैं। सेबी के नियम अनुसार भारत में हेज फंड में एंट्री करने के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए तो लगाने ही होंगे, जबकि विदेशी ऑफ शोर फंड में ये $5 लाख है। जहाँ तक ब्रिजवाटर का सवाल है, वो केवल इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के साथ काम करना पसंद करते हैं, जैसे कि बैंक, पेंशन फंड, इंश्योरेंस फंड का पैसा मैनेज करना। जब वो कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कमोडिटी मार्केट में कोई पोजीशन लेते हैं, तो उससे पहले वो काफी डीप एनालिसिस करते हैं। 1991 से 2005 तक ब्रिजवाटर एसोसिएट्स ने इसने सालों में केवल 3 सालों में नेगेटिव रिटर्न दिया है, जो भी कभी 4% से ज्यादा नहीं हुआ है। उसी पीरियड के दौरान अमेरिकी इंडेक्स फंड S&P 500 ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। डालियो अब बहुत ही बड़ी फर्मों का पैसा मैनेज कर रहे हैं। अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के चलते ब्रिजवाटर एसोसिएट्स को वर्ल्ड बैंक जैसे क्लाइंट भी मिल गए। 1989 में ब्रिजवाटर ने प्योर अल्फा नाम का हेज फंड शुरू किया, जिसने अपने क्लाइंट्स को लगभग सालाना 18% का रिटर्न दिया। डालियो की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी कहती है कि अगर सारे लोग किसी एक इन्वेस्टमेंट असेट के पीछे भाग रहे हैं और सबको लग रहा है कि वो असेट क्लास बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा, तो इस टाइम आपको सावधान होने की जरूरत है। इसी चीज की वजह से वो 2008 के क्राइसिस को प्रेडिक्ट कर पाए, जब अमेरिका की सारी बैंक होम मॉर्गेज लोन के पीछे भाग रही थी। तो रे डालियो को लगा कि ये होम मॉर्गेज लोन का बूम है, ये ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। ठीक इसके बाद वो यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी से मिले और उन्हें सारी चीजें समझाई। रे डालियो को पता था कि होम मॉर्गेज की वजह से अमेरिका में मंदी आ सकती है, इसलिए उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को इस चीज को ध्यान में रखकर की थी। 2008 के टाइम जब सारे हेज फंड नेगेटिव रिटर्न दे रहे थे, तब ब्रिजवाटर ने अल्फा फंड ने 9.5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस आगे भी जारी रही। 2010 यानी कि 2010 में फंड ने 45% का रिटर्न दिया और 2011 में भी 23% का रिटर्न दिया। अब इस वीडियो के लास्ट में रे डालियो की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे, जो इस तरह से हैं। नंबर 1, इंटेलिजेंट लोगों के साथ रहें। रे डालियो कहते हैं कि वो अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, जिससे उन्हें उनसे कुछ न कुछ सीखने को मिलता रहे। वो कहते हैं कि आपको इंस्पायर करने वाला इंसान कोई भी हो सकता है, नॉलेज कहीं से भी मिल सकती है, इसलिए किसी इंसान और चीज को बेकार नहीं समझना चाहिए। जब आप नई नई चीजों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो सक्सेस की संभावना भी बढ़ने लगती है। आपको अपनी सोच को खुला रखना चाहिए। नंबर 2, खुद के लिए काम करें। रे डालियो कहते हैं कि इंसान को हमेशा खुद के लिए काम करना चाहिए। दूसरे लोगों को खुश करने के लिए काम करने से कभी फायदा नहीं होता। सफल होने के लिए इंसान को मोटिवेशन की जरूरत होती है। ये मोटिवेशन खुद के लिए काम करने से ही मिलता है। अगर आप खुद को खुश रखने के लिए काम करेंगे तो लाइफ में कभी भी निराश नहीं होंगे। नंबर 3, गलतियों से सीखें। रे डालियो के अनुसार जब भी मुझे कोई फेलियर मिलता है तो मैं पता करता हूँ कि गलती कहाँ हुई। गलती पता लगने के बाद मैं आसानी से खुद में सुधार कर सकता हूँ। 1981 में जब उनकी कंपनी बर्बाद हो गई तो उन्होंने अपनी गलतियों से सीखकर दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड बनाया। अगर हम अपनी विफलता का सही तरह से विश्लेषण नहीं कर पाएंगे तो आपको कभी भी सफलता नहीं मिल पाएगी। नंबर 4, सोच समझ कर लें हर डिसीजन। रे डालियो अपनी कंपनी को इतना सफल इसलिए बना पाए क्योंकि कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो रिस्क को काफी कम कर लेते थे। वो कहते हैं कि कई बार आप तय नहीं कर सकते कि चीजें किस दिशा में आगे बढ़ेंगी, तब आपको खुद को नेगेटिव प्रभाव से बचा कर रखना चाहिए। खुद को मुश्किल में डालने वाले फैसले नहीं लेने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी रे डालियो के बारे में बहुत ही काम की जानकारी। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ेरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।